जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के डी शर्मा एक बार पुनः सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। हम हिंदी के बहुत अहम प्रकरण अहम अध्याय संधि पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भी हम स्वर संधि देख रहे थे। स्वर संधि में मैंने आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण 4 संधियाँ बता दी थी। आज मैं आपसे अयादि संधि पर चर्चा करूँगा। यहाँ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, इस पर मैं अब तक 9 वीडियो पहुंचा चुका हूं। दीर्घ संधि के 3 वीडियो हैं, गुण के 2 हैं, वृद्धि का 1 है और यण के 3। और आज अयादि का 1 और हो जाएगा, यानी कि स्वर संधि के पूरे आपके पास 10 वीडियो हो जाएंगे, 10 लेक्चर हो जाएंगे, जिनमें सैकड़ों शब्द है और सारे शब्द परीक्षोपयोगी हैं, परीक्षा केंद्रित हैं, स्तरीय हैं। पिछले 10-15 साल में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको समेटे हुए हैं। 99% है कि उनमें से कोई शब्द बार नहीं है। तो आप उनकी अच्छे से अभ्यास कर लेना, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो आज मैं आपको अयादि संधि पढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले मैंने जाते जाते आपको गत व्याख्यान में यण संधि के संदर्भ में ये 3-4 शब्द लिखे थे कि आप इनका संधि विच्छेद करना, और उम्मीद करता हूं कि आपने इनका संधि विच्छेद किया भी होगा। तो देख लेते हैं जरा। पहला शब्द है पान्यापूर्ति। यहाँ ये में आ है तो पीछे तो क्या हो जाएगा, आपूर्ति। और चूंकि आपको मालूम है ये से जब आ निकलेगा, यहाँ या से आ निकलेगा, ये आधा रह जाएगा, आधा ये ई में जाएगा और वह ई प्रवाहित करेगी ना को, और पानी में हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। तो मैं बिना भूमिका की बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थीगण, जो अभ्यर्थी आज पहली मर्तबा इसको देख रहे हैं, वो पहले तीसरा वीडियो देख लेना, दूसरा वीडियो देख लेना यण संधि का, ठीक है। क्योंकि मैं आज कोई भूमिका नहीं बना रहा, आज मैं उनके कंसेप्ट को नहीं समझा रहा, क्योंकि सब कुछ मैं आपको बता चुका था। आज तो ये मैं होमवर्क दे दिया था, उसकी पुष्टि कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। स्त्रियागमन, यहाँ आप देखेंगे आगमन, पीछे से क्या निकल जाएगा जी, आगमन, और आगे क्या बचेगा, ई, और वो ई किस में चला जाएगा, ये आधा रहेगा, वो किस में जाएगा, ई में, और वो ई किसको प्रभावित कर देगी, आधत्र को। तो शब्द होगा स्त्री धन आगमन। यहाँ पर आप देखोगे तो ये में आ की मात्रा है, तो पीछे क्या निकलेगा, आदर्श, और वापस वो आधा ये ई में जाएगा, तो यहाँ भी आपके साथ शब्द होगा स्त्री, यानी स्त्री धन आदर्श। जरा यहाँ देखो आप लोग, यहाँ आगमन ही निकलेगा पीछे, और चूंकि आ निकलने के बाद ये बचेगा, ये ई में जाता है और वो ई प्रवाहित करेगी ना को, तो शब्द होगा आपके पास पत्नी। यहां ध्यान देना, आपूर्ति में आ उपसर्ग लग रहा है, पूर्ति में। आगमन के अंतर्गत आ उपसर्ग लग रहा है गमन में, और आदर्श में भी आ लग रहा है दर्श में। इसी विधा से पुनः यहाँ गमन में आ लग रहा है। तो ये मैंने इनको आपको ये बता भी दिया, तोड़ भी दिया इनको, कि जो पीछे के शब्द हैं उनमें किस प्रकार से उपसर्ग लग रहे हैं। ध्यान देना साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार पुनः अवगत करवा रहा हूँ आपसे कि स्त्री, पत्नी और एक नारी है। ये तीनों शब्द सदैव बड़ी की मात्रा लेते हैं, यानी कि इनमें दीर्घ ई आती है। ये र है, क्या क्या जी, स्त्री, पत्नी और नारी, ये दीर्घ एक ही मात्रा लेते हैं। जबकि अग्नि, याद रखना साहब, और रात्रि, अग्नि और रात्रि ये छोटी ई लेते हैं। स्त्री, पत्नी और नारी बड़ी ई लेते हैं, दीर्घ लेते हैं। अग्नि और रात्रि हमेशा छोटी लेते हैं, जहां भी लिखोगे। हाँ, इनका बहुवचन करोगे, स्त्रियां, पत्नियां, नारियां, तो फिर ये छोटी ई बन जाएगी। क्योंकि जिन शब्दों का समापन छोटी ई से होता है, बहुवचन बनाते वक्त वो छोटी ई, जिन शब्दों का समापन बड़ी ई से होता है, उनका बहुवचन बनाते समय वो बड़ी ई छोटी में रूपांतरित हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्त्री है तो स्त्रियाँ हो जाएंगी, पत्नी से पत्नियाँ हो जाएंगी, नारी से नारियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो जिनका समापन बड़ी ई से होता है, उनका बहुवचन करते वक्त वो बड़ी ई छोटी में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन आप इनको एक वचन में यूज करोगे तो मात्रा बड़ी आएगी, जबकि अग्नि और रात्रि में हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ठीक है साहब। तो
ये था आपका यण संधि का। आज मैं आपको अयादी संधि बताऊंगा, लेकिन 2-3 शब्द यण संधि के और देख लीजिएगा, जैसे पित्रेषणा, मात्रेषणा, स्वस्ति, स्वस्ति, और एक शब्द आपके पास प्रत्यय और न्यास। आपसे कर रखा है कि त्र में जो मात्रा है धन के बाद स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि पीछे ऐषणा। अब जो ही आप त्र से ए निकालोगे तो ये त्र कैसा रहेगा, आधा। इसको आप रूपांतरित कर दीजिए त्रि में। ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर ये आपसे करना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी, जो छात्रगण आज पहली बार देख रहे हैं और उनको समझ में ना आ रहा हो तो परेशान मत होना, वो इसके पहले वाला व्याख्यान देखना, बड़े आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा, चाहे आपने कभी संधि पढ़ी हो या नहीं। ठीक है साहब। तो पितृधन ऐषणा, ऐषणा का तात्पर्य इच्छा से है, पिताजी की इच्छा, और यहाँ पर पीछे पुनः ऐषणा और आगे मातृ। बता चुका हूँ इस मातृ का तात्पर्य होता है माँ, माँ का तत्सम है। मात्र ना बोलें, मातृ बोलें, क्योंकि मात्र तो ये है, बताया था ना, 2 अलग अलग शब्द है। ऊपर वाला मात्र है जिसका तात्पर्य होता है सिर्फ अथवा केवल, और नीचे वाले का होता है माँ। ये मात्र है और ये मातृ है, लेकिन यहाँ पर ये त्र बन रहा है संधि से विकार आने के कारण। स्वस्ति, पीछे क्या होगा, अस्ति, आगे सु। अस्ति का तात्पर्य होता है, जो है वह है अस्ति। प्रत्यय व्याकरण की एक कोटि है। यहाँ पर आपको मालूम है पीछे क्या निकलेगा जी, आय, और आगे प्रति, तो प्रतिधन आय। न्यास, न्यास को जब तोड़ोगे तो पीछे तो क्या होगा, आस, और आगे चूंकि ये अधूरा रह गया वो ए में रूपांतरित होगा, वह ई प्रवाहित करेगी ना को, तो शब्द बनेगा नी। और चूंकि नी उपसर्ग के रूप में हमेशा छोटी की मात्रा लेता है। न्यास का तात्पर्य होता है समिति, संगठन अथवा धरोहर। शब्दकोश के अनुसार धरोहर, थाती, संगठन, समिति, ये न्यास के अर्थ होते हैं। सुना भी होगा आपने, नगर विकास न्यास। तो अब मैं अयादी संधि पर आता हूं, हटा रहा हूं इनको, देखो आज हम चर्चा करेंगे अयादी संधि। अक्सर छात्रगण मानते हैं कि ये कठिन होती है, लेकिन आप देखोगे कि ये बहुत इजी है। अयादी संधि अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ तो इस अयादी में क्या हो रहा है, आय में आदि लगा दिया है। नाम से पता लग रहा है जहाँ आय आदि का निर्माण हो, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, अयादी। जहाँ आय आदि का निर्माण हो। ये अयादी संधि किसका भाग है जी, स्वर संधि। किसका, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या थी विद्यार्थियों, धन के आगे भी स्वर आए और पीछे भी स्वर आए, और जहाँ ये मिले वहाँ पर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो ये स्वर संधि है। इस स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, कितने उपभेद होते हैं, तो आपने देखा था 5। कौन कौन से जी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। दीर्घ पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया, वृद्धि, यण भी पढ़ ली, आज अयादी पढ़ रहे हैं। इस पर आपके पास सेपरेटली 3 वीडियो हैं, आ का, ई का और ओ का। तमाम शब्द मिलेंगे उनमें। गुण पर 2 है, वृद्धि पर 1 है और यण पर 3 है। इस प्रकार 9 तो थे, बना देते, और आज का जो होगा वो 10वां वीडियो होगा स्वर संधि पर। यहाँ ध्यान रखना साहब, क्या बोल रहा हूँ, स्वर संधि अपने आप में कोई संधि नहीं है। फिर आपसे कहना चाहूँगा, इन 5 संधियों को सामूहिक रूप से नाम दिया है स्वर संधि। क्या बोला जी, इन 5 संधियों को
सामूहिक रूप से हमने नामकरण कर दिया इसका स्वर संधि। तो यहाँ निश्चित रूप से इन पांचों संधियों का प्रधान या मुख्य गुण होना चाहिए कि दोनों और स्वर आए। क्यों? क्योंकि ये इसी के तो हिस्से हैं, तो जो इसकी परिभाषा है वो इनकी होगी। निस्संदेह निश्चित ही दीर्घ गुण, वृद्धि, यण, अयादि इनका अपना अपना विशिष्ट लक्षण होगा, इनका अपना वैशिष्ट्य होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसके बावजूद भी इनका प्रधान गुण जो है, इनका प्रधान गुण जो होगा वो है कि दोनों और स्वर होना चाहिए। तो उन स्वर के मध्य विकार आने से ये पूरी 5 संधियाँ बनती है और मैं हर संधि के साथ आपको ये बताता आया हूँ। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से स्वरों के मध्य विकार आने से हमारी स्वर संधि के 5 उपभेद निकल कर सामने आते हैं। देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 ध्वनियाँ जो है इनको हमने स्वर नाम दिया है, यानी कि हिंदी की ये 11 ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पर ये 11 ध्वनियाँ स्वर है और स्वर संधि का डिफिनेशन कहता है कि दोनों और स्वर हों, यानी कि उन 5 संधियों में ही दोनों और स्वर होंगे। अर्थात आपके सामने जो श्वेत पट्ट पर ये 11 ध्वनियाँ लिखी हुई है, इनसे 5 संधियाँ बननी चाहिए। बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप भी। बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि स्वर की संख्या तो 11 ही है और स्वर संधि में दोनों और स्वर होते हैं, तो ये स्वर आपस में मिलेंगे एक दूसरे से और संधियाँ बनती जाएंगी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, गण और अयादि। तो अब देखो कैसे बनते हैं। बताया था आपको कि ये तीनों जोड़े जो हैं ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। अ और आ सजाती है, ई सजाती है, उ सजाती है। अ और आ किसी भी क्रम में मिलती हैं तो आ बनता है, दीर्घ रूप में जाता है। ई और ई किसी भी क्रम में मिले दीर्घ बनती है। उ और उ किसी भी क्रम में मिले तो दीर्घ रूप यानी कि ऊन में जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ जहाँ में रेखांकन किया हुआ है ये कहलाती है हमारी दीर्घ संधि। इन 3 केसेस के अंतर्गत बनती है दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि होगी। इस एक पंक्ति पर हमारी 5 संधियाँ बनेगी, जिसको मैं इस आरेख के माध्यम से बताने की प्रयास कर रहा हूँ। फिर अ अथवा आ को हम ई अथवा ई से मिलाएंगे तो फिर हमारे पास बनेगी एडी। क्या बनेगी? एडी। आप देख सकते हैं ये सजाती है, ये दोनों सजाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रति विजातीय हो गए। तो ये जो एडी वाला आ रहा है, ये जो ए बन रहा है, इसमें आ के लक्षण भी आगे, ई के भी आगे, और इसी वजह से इसका नामकरण कर दिया गया है गुण संधि। गुण का तात्पर्य क्या है? जिसमें 2 भिन्न स्वरों के गुण आ जाए। यहां आप देखेंगे अ आ को अगर ओ से मिलाएं तो फिर हमारे सामने आ जाती है औकली। तो हिंदी में ओ कहां से आया? अ अथवा आ जब उ अथवा ओ से मिलाया तो क्या बन गया जी? औकली। यहां पर भी आप देखेंगे कि चूंकि आ सजाती हैं, उ सजाती हैं, परंतु आ और उ एक दूसरे के प्रति विजातीय हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो इन ओ में दोनों के लक्षण आगे, आ के भी आगे, उ के भी आगे, इसीलिए ये भी कहलाती है गुण संधि। आपको विदित है गुण संधि में ए और ओ बना था। अ अथवा आ को जब री से मिलाते हैं तो फिर हमें अर प्राप्त होता है, और अर के अंतर्गत आपने देखा था र आता है, जिस पर हल चिन्ह लग रहा है। और आपको बताया था कि जिस र पर हल चिन्ह लगा हो, आधा हो, वो सदैव आने वाली ध्वनि के ऊपर निकलता है, जिसको बोलते हैं रेफ। मैंने र के आपको बताए थे रूप, पदेन रूप जो साइड से निकलता है और रेफ जो ऊपर जाता है। तो ये किसी भी ध्वनि, आने वाली ध्वनि के ऊपर जाता है और ये अ है। इसके बाद इस अ अथवा आ को अगर मैं यहाँ पुनः आप देखेंगे एडी से मिला दें, किससे? एडी से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी? ऐनक। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, अ अथवा आ को जब एडी से मिलाया तो ऐनक आ गया, और अ अथवा आ को जब औकली से मिलाया तो फिर हमारे पास बन गया औरत। यानी कि एडी से ऐनक, औकली से औरत। एडी से ऐनक बनना ये अपने आप में विस्तार है, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, फैल रहा है।
औखली से औरत बनना, यानी कि औ से औ बनना, ए से आई बनना, ओ से औ बनना, ये अपने आप में लगी रहा है कि उसमें वृद्धि हो रही है। और इसी वजह से हमारे व्याकरणों ने इसका नाम क्या कर दिया है, वृद्धि संधि। फिर आपने देखा था यण संधि। यहाँ आपको अच्छे से पता है कि छोटे ई या बड़ी ई से के बाद असमान स्वर आता है तो वह ये में जाता है, और अगर उ के बाद असमान स्वर आता है तो वो वकार में जाता है, और ऋषि के बाद आता है तो ये आधर में जाता है। तो ये 3 केस किसके थे हमारे पास, यण संधि के। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ए जो है इससे क्या बनता है, आय, और इससे बनता है हमारा आय। औखली से बनता है हमारा औ, और औ से बनता है हमारा आओ, जिसके बारे में इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। आरेख उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आया होगा जिन्होंने पूरे इसके पहले वाले पार्ट, स्वर संधि के सारे पार्ट बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो इस आरेख के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि हम इस एक पंक्ति पर 5 संधियां कैसे करेंगे। तो जो नियमित पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको ये समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया हो उनको मैं अलग से अभी बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे चर्चा का विषय क्या है, अयादी संधि। तो मैं हटा रहा हूं, आप एक चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए, ए और इसके बाद असमान स्वर, तो ये रूपांतरित होता है आय में। आय और इसके बाद असमान स्वर, तो ये रूपांतरित होता है आई में। तो एक केस ये बनता है और एक केस ये बन जाता है। इसी विधा से ओ, इसके बाद हमारे पास आता है असमान स्वर, तो ये चला जाता है ओ में, और औ के बाद कहते हैं कि असमान स्वर आए तो फिर ये चला जाता है हमारा आओ में। तो ये 4 केस जो हैं वो हमारे अयादी संधि के अंतर्गत बनते हैं। आई का, औ का और आओ का, औ आओ, ऐ। वैसे अगर देखा जाए तो इस ए और इस आई में और आई में इनके उच्चारण में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये ए है, ये आय, ये ए है, और ये भी आय नहीं है, क्योंकि यहाँ हलचिन लग रहा है। और जिसमें हलचिन लगता है, जो व्यंजन अपूर्ण होता है, उसका उच्चारण करते वक्त उस पर बलाघात या दबाव बहुत कम डालते हैं। यही तो कारण है कि हम पढ़ते आए हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं, अब ये आय है, पर जब यहाँ हलचिन लग रहा है, इसका मतलब ये प्रत्याशा की जानी चाहिए कि इसका जब उच्चारण करें तो अ बोलें और इसको लगभग ना के बराबर हल्के से आए नहीं, आ के साथ ए निकल जाएगा। लेकिन हम सीखने सिखाने की प्रणाली के अंतर्गत आए बोलते रहते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये दोनों लगभग समान उच्चारण करने वाली ध्वनि है। ठीक है साहब, अब हम इसके परीक्षा उपयोगी शब्दों पर आते हैं। ये तो इसका एक पैटर्न था। मैं कुछ शब्द यहाँ आपको दे रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है नयन, और एक शब्द लिखा है मैंने नायक। समझेगा ठीक से। यहाँ पवन लिखा है और एक लिखा है पावक। 4 शब्द आपके सामने हैं। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि नयन, नायक, पवन और पावन, इन शब्दों को आप बोलकर देखें। और ये जो हमारे कंसेप्ट के अंतर्गत आए थे, आए, आय, आओ और आओ, कम से कम विद्यार्थी जो बहुत जागरूक हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, जिनकी मन स्थिति पूरी तरह से पढ़ने की है, जरा ध्यान दें। आय, आओ और आओ।
देखो, इसको चारों शब्दों को पढ़िए और ये तय कीजिए कि कौन सा केस अय का है, कौन सा आय का है, कौन सा आव का है और कौन सा आव का है। जब हम नयन को पढ़ते हैं तो न ये न ये न, यानी कि अ ये, और वैसे भी आप देखेंगे तो न पर हलचिन लगाऊं तो अय बार निकलता है, यानी ये ए का है। ना ये, जब नायक पढ़ते हैं तो नायक, ना ये आ ये, यानी कि नायक आय का केस है। पावक, पाव यानी आव, तो पावक में आव का केस है। और पवन, पव आव, यानी पवन में ये है। विद्यार्थियों, जहाँ अय आता है वहाँ एडी की मात्रा लगानी है, जहाँ पर आय आता है वहाँ पर ऐनक की मात्रा लगानी है, जहाँ अव आता है वहाँ औ की मात्रा लगानी है, और जहाँ आव आता है वहाँ पर औ की मात्रा यानी कि औरत वाले की मात्रा लगानी है। और भी मैं इसको इजी करूं, अभी मैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, तो ज़रा गौर करना। यहाँ इस न में हलचिन लगा दूं तो क्या निकलेगा जी, आ, और इस आ के बाद फिर क्या आएगा आपके पास, ये, इसमें भी हलचिन लगा दिया तो पीछे क्या हो गया, ज़रा देखिए। ये अय कहाँ से निकला है, ये अय कहाँ से निकला है, न में हलचिन लगा दिया, सुनिए तो अ निकल गया, अ और ये मिल गए, इस ये में भी हलचिन लगा दिया तो अन हो गया। अब ये जो अय आ रहा है, ये बीच में जो अय आ रहा है, इसको रूपांतरित कर दीजिए आप ए में, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ये आ जाएगा किस पर, ना पर। तो ना पर मात्रा लग जाएगी एडी की, और इस भांति जो नया शब्द हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, ने धन अन। समझ में आई बात? लेकिन ये तो एक पारंपरिक तरीका है और आप इससे तो किसी भी शब्द को बना ही सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया। ऐसे इसी भांति यहाँ है, इसी भांति वहाँ है, लेकिन मैं आपको कुछ मेरा खुद के द्वारा क्रिएट किया हुआ फार्मूला बता रहा हूँ जो कभी भी आपको दगा नहीं देगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। उसको समझिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अयादी संधि में दो ही केस होंगे, या तो ये का केस होगा या तो वह का केस होगा। किसके? एक बार फिर सुनो मेरे साथ साथ, क्या बोला मैंने, या तो ए का केस होगा और या केस वह का होगा। ये का केस हो या वह का केस हो, पहले एक ही बात कर लें। तो यहाँ ये में जो स्वर विद्यमान है, सुनो ना ढंग से, ये में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद, यानी कि पीछे वाले शब्द की शुरुआत उसी से कर दो। ये में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद शुरुआत उसी से कर दो, यानी कि पीछे तो क्या हो गया, अन। अब ये को मत छेड़ो, बिल्कुल भी छोड़ दो। अब उस ए के आगे व्यंजन आएगा, क्या आएगा, व्यंजन। उस व्यंजन में या तो अ होगा या आ होगा। क्या बोला मैंने, ये के पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें या तो अ होगा या आ होगा। आप जानते हो सारे व्यंजन मूल रूप से अपूर्ण होते हैं, उनको पूर्णत्व प्राप्ति हेतु स्वर की आवश्यकता होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, प्रत्येक स्वर की मात्रा चिन्ह होती है, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं है। अगर कोई व्यंजन में हल चिन्ह नहीं लग रहा, अधूरा नहीं है, इसका मतलब उसमें अ है। और अगर एक आ की मात्रा, इसको बोलते खड़ी पाई, ये वाली मात्रा लग रही है, इसका मतलब उसमें आ की मात्रा है। तो यहां मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो यह है उसके ठीक पहले वाले व्यंजन में अगर अ है तो एक मात्रा लगा दो, यानी कि एडी की मात्रा लगा दो। और अगर उसमें आ है, ए के यज्ञ वाले के पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें अगर आ है तो दो मात्रा लगा दो, मतलब कि ऐनक की मात्रा लगा दो। अब आप कहेंगे कि अ अथवा आ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो कौन सी मात्रा लगाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसी कंडीशन में अ आ के अलावा अन्य कोई स्वर आएगा ही नहीं, और आएगा तो यण संधि नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो, आप ये के पहले ना आ रहा है, इसमें अ छुप रहा है ना, तो कितनी मात्रा लगा दी, एक। समझ में आ रही बात? अब यहां देखो, ये में कौन सा स्वर विद्यमान है, अ, तो धन के पीछे तो हमने क्या कर दिया जी, अक। अब ये के पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें कहा था मैंने दो ही संभावना होंगी, या तो अ आएगा या तो आ आएगा।
अ आए तो एक मात्रा एडी की मात्रा, आ आए तो दो मात्रा यानी कि ऐनक की मात्रा। तो अब यहाँ हम कितनी मात्रा लगा देंगे? दो। आ के अलावा अन्य कोई स्वर उस व्यंजन में हो ही नहीं सकता, और यदि है तो फिर वहाँ पर अयादि संधि नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है, इन पर मैं बाद में आऊँगा। कुछ पहले हम ये वाले केसेस देख लेते हैं। देखो, नयन, नायक, नायिका, गायन, गायक, दाय, दायक, दायनी, जरा इनको आप लोग एक बार तोड़ करके देखिए क्या बनना चाहिए जी। देखो, तोड़ ही लिया होगा अब तो आपने। ये में किसकी मात्रा आ रही है? छोटी ई की, तो पीछे क्या हो गया? इका। और यहाँ पर चूंकि ना में आ की मात्रा है तो नई, नई धन इका। गायन में आप देखेंगे तो पीछे क्या आ रहा है? तो अन हो जाएगा, और गा में चूंकि आ की मात्रा आ रही है तो ऐनक की मात्रा लगा देंगे। यही तो कहा है आपसे कि अगर अ है तो एक मात्रा, आ हो तो दो मात्रा। ठीक इसी विधा से गायक में आप देखोगे तो पीछे क्या होगा? अक, और ग पर कितनी मात्रा लग जाएगी? दो। अगर यहाँ देखेंगे तो पीछे अ हो जाएगा और आगे द पर दो मात्रा। दायक को देखोगे तो पीछे वही आपके सामने अक आएगा और आगे वही आपकी दो मात्रा, दई धन अक। दायनी ये आपके पर्चे में आ चुका है। तो आप देखिए पीछे तो क्या होगा जी? इनी। समझिए ये इनी कहाँ से आया? चूँकि ये में छोटी की मात्रा लग रही है और उसके पहले जो ध्वनि आ रही है उसमें आ है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? दई धन इनी। शायक और शयन, जरा इन शब्दों को देखो। अयन, आए, आय, विधायक, और विनायक। इनको आप देखिए। शायक आप यहां देखेंगे तो ये में कौन सा स्वर विद्यमान है? तो पीछे तो क्या हो गया? अक, और श पर कितनी मात्रा लगाओगे? दो। शायक। बालकों और बालिकाओं, शायक बाण का पर्यायवाची है। किसका जी? बाण को बोलते हैं शायक। श, अब देखो ये में कौन सा स्वर है जी? अ, तो पीछे तो अन हो गया और आगे चूंकि यहाँ ये में अ है तो अन हो गया, और उसके पहले श है, श में अ है तो एक मात्रा, शे धन अन। इसी प्रकार आप अयन में देखो। अब इस अयन के अंतर्गत जरा गौर करें आप लोग। अयन के अंतर्गत यहां पीछे अन, पीछे अन। अब आगे आप बोलोगे कि भाई यहां तो कोई व्यंजन नहीं है, स्वरी है, ऐ है, और जहां अ होता है तो हम क्या करते हैं? एडी। क्योंकि जरा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं इधर के शब्द हटा करके यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये तीन शब्द अयन, अय और आय ये विद्यार्थियों को अक्सर भ्रमित करते हैं। ये हमने उसका संधि विच्छेद किया। पुनः इसको देख लेते हैं। ये एडी किस में जाती है? अय में। पीछे क्या आ गया? अन। अभी अ किस में आ जाएगा? ये पर। चूंकि अभी ये आधा है, हलचिन लग रहा है, लेकिन जो ही पीछे का अ आएगा तो फिर ये पूरा होकर के शब्द हो जाएगा अयन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी भांति आप देखो अय। इस अय में आप देखेंगे यहाँ ये, इस ये में कौन सा स्वर है? अ। अब जो ही आप हल चिन्ह लगाओगे तो अय बचा, और आपको मालूम है ये अय किससे बनता है जी? एडी से। यानी यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए? ए धन आ। बालकों और बालिकाओं, यहाँ भी आप देखो यज्ञ में कौन सा स्वर है? अ, तो पीछे तो अ हो गया। अब आगे आ रहा है तो ऐनक में जाएगा। और वैसे भी आय और ये बना होता है किससे? आय किससे बनता है? पढ़ा था हमने शुरुआत में इससे। तो फिर क्या होना चाहिए? आई धन
अ, तो अयन, अय और आय, इनको जरा अच्छे से देखना। विधायक की अगर बात करें बालकों, तो यहाँ यज्ञ में अ है, तो पीछे तो क्या हो गया अक, आगे आ की मात्रा आ रही है, तो हम इस पर कितनी मात्रा चढ़ा देंगे, 2। तो हमारा शब्द क्या बनेगा जी, विधेय धन अक। विधायक बोलते हैं जो विधान का निर्माण करता है, कानून बनाने वाला जो है, हमारे जो एमएलए होते हैं। देखो विनायक, पीछे वही क्या होता है अक, और आगे चूंकि यह है तो क्या हो जाएगा जी, विनय। विनायक हम बोलते हैं किसको, हमारे गणपति बप्पा को बोलते हैं। एक शब्द आप लोग लिख लीजिएगा, संचय। क्या लिखा जी, संचय। संचय का भी आप लोग संधि कर लीजिए, बड़ा आसानी से आप लोग बना लोगे, इतने सारे शब्द तोड़ दे। तो देखो ये में कौन सा है जी, पीछे अ। अब ये सड़ी हुई अक्ल मत लगाना कि अ से समाप्त हो जाएगा शब्द, जी हाँ वो प्रत्यय लग रहा है अ, और आगे आप जानते हो यहाँ पर च आ रहा है, और च में अ है, ये स को तो हमने बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं किया, तो क्या बना, संच्छेदन अ। और समझ में नहीं आए या ये पुष्टि करनी हो कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, तो पारंपरिक रूप से आप जो सीखा है आपने उसको यहाँ आप उसको यहाँ लागू कर सकते हो। ये जो संचय है, यहाँ आप देखेंगे तो ये स और ये च, और च से क्या निकाल दिया आपने, ए, और पीछे के आगे आपका अ। अब ये ए किस में बदल गया, आपका अह में। अब ये जब च में आएगा तो च पूरा हो जाएगा, और ये इसमें आएगा तो ये पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा मैं हर संधि के साथ आपसे एक बात बोलता आया हूँ कि स्वर संधि के 5 भागों में, 5 उपभेदों में 99% विद्यार्थियों ने 99% बार जब भी पढ़ा होगा, शब्द टूटे हुए जोड़े होंगे, और आपके शिक्षक गणों ने भी आपको, आचार्य गणों ने भी आपको टूटे हुए शब्दों को जुड़वाया ज़्यादा होगा। आसान पड़ता है, मुश्किल भरा काम तब होता है जब हम उसको तोड़ते हैं। मेरे पास ऐसे कई प्रश्न भेजते हैं विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप पर कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जहां टूटे हुए शब्द की वो संधि करवाते हैं तो विद्यार्थी को इतना प्रॉब्लम नहीं आती, समझिए बात को। और वो सारे बच्चे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे जिन्होंने थोड़ी संधि के साथ मेहनत की है, कि टूटे हुए शब्दों को जोड़ना आसान है, लेकिन शब्द का संधि विच्छेद करना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि मात्रा छोटी आएगी, बड़ी ई की आएगी, अ आएगा, आ आएगा, ओखली आएगा या औरत आएगा, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आपने गौर किया हो तो मैंने पूरे इन 10 वीडियो में आपको बहुत कम, ना के बराबर संधि करवाई है, बल्कि संधि विच्छेद ही करवाया है। लगभग 250-300 शब्दों का संकलन आपके पास इन 10 वीडियो में, इन 10 लेक्चर्स में हो गया, और उन सब में यही है। आप किसी भी पुस्तक से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम स्वर संधि में तो आप सिर्फ ये जो शब्द मैंने आपको दिए इनकी प्रैक्टिस कर लेना 2-4 बार, और पुराने जो पर्चे हुए हैं, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, पटवार, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, रीट, पीटीईटी, बीएसटीसी और जितने भी तमाम प्रकार के एग्जाम्स हैं, उनमें स्वर संधि के जो प्रश्न आए तो आपसे वो बन जाएंगे, और 99% संभावना है तो कि वो शब्द ही आपको इनमें मिल जाएगा। ठीक है साहब, तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे केस व पर। देखो शब्द है हमारे पास पवन, पावन, पावक, धावक, भव, भाव, भावन, भावना, भावुक, हवन, हवन,
कवि, रवि, हवि, भवती, भवती। देखो एक बार इन सारे शब्दों को आप लोग तोड़ने की कोशिश करें। दो तरीके हैं। एक तो आपका पारंपरिक तरीका जो आपको बताया था कि आप शब्द को पढ़िए और शब्द को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि उसमें किसकी ध्वनि आ रही है, औ की आ रही है या आव की आ रही है। अगर औ की ध्वनि आ रही है तो उसके पहले वाली ध्वनि पर औकली की मात्रा, आव की आ रही तो औरत की मात्रा। और दूसरा कंसेप्ट मेरे वाला है, ज़रा उसको गौर करें, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी आपका वो कंसेप्ट फेल नहीं होगा। देखो पवन, सब में वकार आ रहा होगा। देखो पहली बात तो सब में वकार, वकार यानी वह आ रहा होगा। अगर अयादी संधि है तो या तो ये होता है या तो वो होता है। ये तो हमने देख लिया, वह की बात कर रहे हैं। उस वह के पहले ये तय मानकर चलना, जो व्यंजन होगा उसमें या तो अस्वर होगा या तो आस्वर होगा। वकार के पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें या तो अ होगा और या तो आ होगा। ठीक है, तो वकार के पहले जो व्यंजन है उसमें अगर अ है तो औखली यानी एक मात्रा लगाओ, और आ है तो औरत यानी दो मात्रा लगाओ, और दो के अलावा तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं होगी। आप कहेंगे कि अ अथवा आ के अलावा कोई अन्य स्वर होते क्या लगाएं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां अ आ के अलावा अन्य स्वर ही नहीं होगा, और होगा तो फिर अयादी संधि नहीं होगी। ठीक है, और व में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद शुरू कर दो। क्या बोल रहा हूं, व में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद उसी से शुरू कर दो। तो देखो पवन, व में कौन सा स्वर है बताइए, अन, तो पीछे क्या हो जाएगा अन। व के पहले क्या आ रहा है प, प इसमें अ है या आ है, अ है तो एक मात्रा। औखली का संकेत क्या होता है, एक मात्रा। जरा यहां आओ, पीछे क्या आ रहा है व में अन, अब प में आ की मात्रा है तो दो लगा देंगे, पौधन अन। पावक, पीछे क्या है अक, अक हो गया। और आगे चूंकि क्या एक मात्रा लगाने से काम बनेगा, नहीं, क्योंकि आ रहा है तो दो मात्रा लगाना पड़ेगा। धावक, पीछे अक, ध में कितनी मात्रा, दो। भव, पीछे क्या है भव में आ, और भ में क्या है अ, भव में अ निकाल दिया, और यहाँ व में, भव के व में अ है तो अ निकाल दिया, और व के पहले आ रहा है भ में है अ, और जहाँ अ आता है तो क्या दो मात्रा लगाऊं या एक से काम चलेगा, जी हाँ एक ही लगेगी क्योंकि यहाँ पर अ आ रहा है। अगला शब्द है भाव, वकार में तो फिर वही अ है लेकिन भ में आ है, और जब आ होता है तो हम औरत वाले की मात्रा लगाते हैं, यानी कि औ की मात्रा लगाते हैं। भावन, यहाँ आप देखोगे तो पीछे तो क्या होगा अन, और यहाँ भ में कितनी मात्रा, औ की मात्रा, दो मात्रा। भावना, तो पीछे तो क्या होगा अना, और यहाँ पर वही भाव। जब हम तोड़ेंगे किसको, भाव को, तो पीछे वकार में, वकार बोले तो व में उ की मात्रा है तो पीछे उक, और भ तो यहाँ हमें लगानी पड़ेगी औरत की मात्रा। हवन, हवन में पीछे क्या होगा अन, ये अन कहाँ से, यहाँ से अन हो गया। ठीक है, और ह में चूंकि अ है तो एक मात्रा, हो धन अन। कवि, वकार में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी, तो वह लगा दी, और क में अ है तो एक मात्रा लगा दी, ओखली की मात्रा लगा दी, को धन ई। इसी विधा से वकार में यहाँ पर क्या है ई, और र में अ है तो रो। हवि, यहाँ पर क्या होगा ई, और ह में किसकी मात्रा, ओ की। भवती, तो पीछे अति और आगे भव।
हवि बोलते हैं हव्य के रूप में अर्पित की गई सामग्री, हवन सामग्री को बोल देते हैं हवि। इधर भव बोलते हैं संसार को। भव का तात्पर्य होना भी होता है, उत्पन्न होना भी। भव का तात्पर्य संसार से ही बोलते हैं संसार को। भव भव संसार का भी पर्यायवाची। अब 2-3 शब्द आप और देखो। शावक, श्रावण और श्रावक। नोट कीजिए तीनों शब्दों को और आप लोग तोड़ने की कोशिश करें। और एक शब्द है पवित्र, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा देना। देखो गवीश, और गव्य। शावक तो पीछे क्या होगा जी, अक, और यहां पर दो मात्रा। दो मात्रा क्यों आई? क्योंकि आ है, और जब आ है वकार के पहले वाली ध्वनि में जब आ होता है तो दो मात्रा लगाते हैं। श्रावण, पीछे क्या हो गया, अन, और आगे स्रो। इसी विधा से अगर आप देखोगे तो श्रावक, अक और स्रो में कितनी मात्रा? 2। पवित्र में क्या है, जरा इसको देखिए। पौधन इत्र, ये भी शुद्ध माना जाता है और कहते हैं कि पूधन इत्र से भी बन जाता है, लेकिन ये इसमें फिर अपवाद मान लिया जाता है, अपवाद स्वरूप। ध्यान दीजिएगा साहब, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगी। मैंने कई सारे पर्चों में यह प्रश्न देखा है, यह प्रश्न अक्सर आता है। हेलो, यह प्रश्न अक्सर आता है विद्यार्थियों। मैंने यहाँ तक कि ये सेंटर के एग्जाम्स में भी देखा हुआ है। पर पूछता कैसे कि पवित्र का संधि विच्छेद होगा तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ये आए ऑप्शन में या ये आए, दोनों नहीं आएंगे तो दोनों सही है, कोई सा भी जो भी आता है। या पोधन इत्र से शब्द बनेगा पवित्र, या पोधन इत्र से बनेगा तो पवित्र। और यदि दोनों भी आ जाएं तो आप प्रायिकता इसको दें, हालांकि दोनों नहीं आएंगे। पवित्र, गवीश, देखो वकार में क्या है तो गवीश। गौ का मतलब होती है गाय, गायों का स्वामी, और गौ का तात्पर्य इंद्रियां भी होती है, तो इंद्रियों का जो स्वामी है वो भी गवीश हो जाएगा। गव्य, यहाँ आप देखेंगे पीछे यही रहेगा और आगे गो। और चूंकि ई जो है आपने यण संधि में देखा था वो हमारे ई से बन रहा है, छोटी ई या बड़ी है, अर्थ स्वर है। वो हमारे पास जो था वो चूंकि हमारे पास जो था ये ध्यान रखना, ई से निर्मित है। आपको बताया था कि छोटी ई या बड़ी ई से ये बनता है और ये अर्ध स्वर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर गौ, गौ का तात्पर्य होता है जो गौ जनित पदार्थ है, गाय जनित। गाय जनित यानी जिनका निर्माण गाय से हुआ है, अर्थात जैसे घृत है, दुग्ध है, गोमल है, गोमूत्र है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास अयादि संधि के शब्द। अब इसके अपवाद देख लीजिएगा। अपवाद किसके? अयादि के। देखो यहां लिख सकता हूं गाय जनित पदार्थ। अपवाद में अयादि के 2 अपवाद मानते हैं हम। एक तो क्या जी, गवेंद्र, और एक मानते हैं गवाक्ष। इसको जब तोड़ेंगे तो गोधन इंद्र, और याद रखिएगा इस इंद्र को यूं भी लिखा जा सकता है, ये दोनों ही सही है। और गवाक्ष को जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो गोधन अक्षी, और अक्षी ऑप्शन में ना हो तो अक्ष भी सही है। मैं इधर वाले शब्दों को हटा रहा हूं। देखो ध्यान दें,
अक्ष भी सही है और अक्ष भी सही है। पहली बात तो ये लोचा समझ लो, ये क्या है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था यण संधि में ही और दीर्घ में भी बताया था आपको, वहाँ पर अक्षी हो, निशा हो, रात्रि हो, इच्छा हो, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारी हिंदी व्याकरण में कि जब इनके आगे कोई शब्द लगता है, तो इनके पीछे के व्यंजन में जो स्वर विद्यमान है उसका लोप हो जाता है। यही कारण है कि प्रति के आगे अक्षी लगा, प्रति के पीछे जब अक्षी जोड़ते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है। निशा के आगे अहन लगाते हैं तो अहर निश हो जाता है। रात्रि के आगे नव लगाते हैं, नवरात्र होती है। याद रखिएगा साहब, न तो नवरात्रा होती, न नवरात्रि होती, शुद्ध शब्द होता है नवरात्र। कई बार हमारे पर्चों में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई मर्तबा आया हुआ है। इच्छा के आगे अल्प लगाऊं तो गुण संधि बनती है, अल्प धन इच्छा, अल्पेच्छ हो जाता है। ये तो बात हो गई। यहां इनको अपवाद क्यों माना गया है, क्योंकि आप यहां देखना ये ओ है और ओ जाता है औ में, तो ये छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी, यानी कि टुकड़े के अनुसार तो यहां शब्द क्या होना चाहिए था जी, गविंद्र। क्या होना चाहिए था, गविंद्र। लेकिन ये शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा है, गवेंद्र। इंद्र का तात्पर्य राजा, मालिक, स्वामी, जो गायों का स्वामी हो या हमारे इंद्रियों का स्वामी हो। गो का तात्पर्य है इंद्रियां भी होती है और गो का तात्पर्य गाय भी होती है। इसीलिए जो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं अगोचर। ध्यान दीजिएगा साहब। तो यहां ये अपवाद हो गया। इसी प्रकार यहां आ है तो निश्चित रूप से यहां अक्षी हो या अक्ष हो, मान लो दोनों में से कोई भी है, तो यहां आ आना चाहिए था ना, तभी तो या की मात्रा आई। तो फिर ये आ का आगम कहां से हो रहा है, इसलिए ये भी अपवाद में आ गया। दोनों सही है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और आते हैं तो आप प्रायिकता अक्षी को ही दें। हालांकि ऐसा नहीं होगा, गोधन अक्ष होगा या गोधन अक्षी ही होगा। गवाक्ष बोलते हैं, काम की बात सुनो आप लोग, खिड़की को, झरोके को गवाक्ष बोलते हैं, वातायन को बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो खिड़कियां होती है उनकी आकृति गाय की आंख जैसे है, ऐसा मानते हैं। खैर आप तो ध्यान रखिएगा, गवाक्ष खिड़की को बोलते हैं। मैंने लॉजिक बताया उसका कि उसकी जो डिजाइन होती है। ठीक है साहब, तो ये अपवाद थे और इसी के साथ हमारी अयादि संधि ही नहीं बल्कि स्वर संधि समाप्त हो जाती है। मैंने स्वर संधि के 5 उपभेदों को, स्वर संधि के 5 भागों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपके समक्ष रखा है। कोशिश की है कि हर शब्द की मैंने सटीक, सार्थक और सारगर्भित व्याख्या की है। कोई मेरे मन से नहीं बल्कि जो पुष्ट है प्रमाणों के द्वारा, उस आधार पर रखा है। और लगभग 250-300 शब्द आपके पास हो गए केवल स्वर संधि के। तो जो भी विद्यार्थी कुछ अच्छा करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो उनसे मेरा परामर्श है कि आप उन तमाम शब्दों की, उन 5 संधियों में जितने भी शब्द मैंने आपको लिखा है उनकी 2-1 बार, अक्सर बच्चे देखो पूछते हैं मुझसे प्रश्न कि सर समझ में तो आ जाता है लेकिन प्रश्न नहीं बनता। आज भी 2 विद्यार्थियों के फ़ोन पर यही बात हुई है कि सर हम समझ तो सब जाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं बन रहा, तो क्या करें। तो इसके लिए एक ही उत्तर है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो आप अभ्यास करो। कम से कम 2-3 बार, यह तो 4 बार, पर कम से कम 3 बार तो आप इन सारे शब्दों को आप रफ कॉपी में लिख करके देखें और उनके सारे लॉजिक के सहित। आप याद रखिएगा, मैंने आपको केवल संधि विच्छेद ही नहीं करवाया। अक्सर होता क्या, इस शब्द दे दिया तो तोड़ दिया, या टुकड़ा है तो जोड़ दिया। मैंने उसमें आपको उपसर्ग बताया है, मैंने किसका पर्यायवाची ये बताया है। संभवतः यदि दोनों शब्दों के कोई अर्थ है टुकड़ों के, तो विच्छेद करने के बाद तो मैंने उनके अर्थ भी आपके सामने रखे हैं। शब्द युग्म में आता है तो मैंने वह भी आपको बताया है। यानी जितनी संभव उसकी व्याख्या हो सकती है वह मैंने आपको सार्थक, सटीक और सारगर्भित तरीके से करने का प्रयास किया है। और जो भी इसका अनुसरण करेगा निश्चित ही वो लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है साहब, जल्दी आपके समक्ष पुनः आ रहा हूँ अगला अध्याय लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।